नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे इशू को हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हुआ क्या है? देखो, एक बैंक है पीएमसी बैंक, पूरा नाम है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। 7 राज्यों में 137 के आसपास ब्रांचेज हैं इस बैंक की। आरबीआई ने क्या किया, पीएमसी बैंक को गवर्न करने के लिए अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। वैसे देखो, किसी भी बैंक में जो गवर्नेंस संबंधित फैसले हैं ना, वो उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इस केस में जाहिर है आरबीआई ने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, तो इसका मतलब ये है पीएमसी बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। इसी वजह से नौबत ये आ गई कि आरबीआई को खुद से एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना पड़ा पीएमसी बैंक के लिए। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा एक लिमिटेशन ये भी लगा दी गई, वो लोग जिनका अकाउंट है इस बैंक में वो 6 मंथ्स में 1000 से ज़्यादा रुपए विड्रा नहीं कर सकते अपने अकाउंट से। जब आरबीआई ने ये फैसले लिए तो वो लोग जिनका अकाउंट था इस बैंक में वो तो एकदम से घबरा से गए कि क्या हमारा बैंक डूब जाएगा, हमारे पैसे डूब जाएंगे। लंबी लंबी लाइंस इस बैंक की ब्रांचेस के बाहर लगने लगी। लोग बिल्कुल उतारू थे, बस कैसे ना कैसे करके इस बैंक से अपना पैसा निकलवा लिया जाए। और कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए। तो ये पूरा मामला समझा हमने, हुआ क्या है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार क्या गलत हुआ इस बैंक में कि आरबीआई को इतने स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़े इस बैंक की गवर्नेंस से संबंधित। मतलब बहुत सीरियस कुछ गड़बड़ी हुई होगी ना, तभी तो आरबीआई ने लिमिटेशन लगाई कि 6 महीनों तक 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते और अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया। तो वो सीरियस गड़बड़ियाँ आखिरकार थी क्या, जानने के लिए हम इस बैंक की बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। देखो, इस बैंक का डिपॉजिट बेस है 11,000 करोड़ रुपए। इस बैंक ने 2017-18 में ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया और 2018-19 में भी ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। एनपीए इस बैंक का है 3.76%। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि बैलेंस शीट देखने से तो ये लग रहा है इस बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, क्योंकि देखो दूसरे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इनका जो एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो तो 10% के आसपास है, जबकि पीएमसी दिखा रहा है हमारा एनपीए सिर्फ 3.76% के आसपास है। लेकिन देखो, पिक्चर जैसी दिखाई गई वैसी पिक्चर है नहीं। इस बैंक ने गलत रिपोर्ट प्रेजेंट की। वास्तव में इस बैंक का जो एनपीए है वो 2000 करोड़ से लेके 2500 करोड़ के बीच में है। डिपॉजिट बेस कितना था? 11,000 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास तो एनपीए हो गया। जबकि देखो, कोई भी बैंक इतना ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रख सकता आरबीआई के नियम के अनुसार। कायदे से देखो, जो ऑडिटर्स हैं इस बैंक के, उन्होंने जब 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट को ऑडिट किया तो उनको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए था कि देखो भैया, इस बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ये कम करके दिखा रहे हैं। लेकिन ऑडिटर्स ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो आरबीआई इस बैंक की सर्विलेंस कर रहा था पिछले काफ़ी समय से, और काफ़ी सारे आरबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पैसा भी जमा है इस बैंक में। तो आरबीआई ने एकदम से डिसीजन लिया इस बैंक की गवर्नेंस के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का, ताकि इस बैंक को फिर से पटरी पर लाया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उठता है कि आखिरकार इस बैंक में क्या गड़बड़ी हुई कि एनपीए जो है वो 20 से 25% तक पहुंच गया। इसके पीछे देखो एक मेजर रीज़न ये है, एक हाउसिंग कंपनी है।
हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा यानी SBI, PNB जैसे जो बैंक्स हैं उन्होंने इस कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है और इस कंपनी को बहुत सारा लोन दे दिया गया PMC बैंक के द्वारा। अरे भाई देख तो लो, जिस कंपनी को आप लोन दे रहे हो उसको डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है। आप एनालाइज तो कर लो जी, जो आप लोन दे रहे हो वापस आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। लेकिन बहुत सारा लोन दे दिया गया PMC बैंक के द्वारा इस कंपनी को, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया। इससे भी ज़्यादा एक बात जो निकल के आई वो ये है, इस बैंक के जो चेयरमैन हैं वर्याम सिंह, ये देखो 2006 से लेकर 2015 के बीच HDIL के बोर्ड में शामिल थे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आ जाता है। मतलब चेयरमैन जिस कंपनी के बोर्ड में रहे हों और उसी कंपनी को इतना सारा लोन दिया गया है और तब जबकि वो कंपनी डिफॉल्टर घोषित की जा चुकी थी कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो मतलब कहीं ना कहीं सीरियस लैप्सेस थे इस बैंक की फंक्शनिंग में। RBI की तरफ से ये भी कहा गया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की वजह से, इंटरनल कंट्रोल और बैंक के सिस्टम की फेलियर की वजह से और NPA के अंडर रिपोर्टिंग की वजह से हमने अलग से एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है इस बैंक को गवर्न करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, आगे क्या? चलो अभी तो फिलहाल के लिए RBI ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया जिनका नाम है JB भोरिया, लेकिन आगे क्या होगा? एक ऑप्शन देखो आगे ये है, इस PMC बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। 2004 से लेकर 2018 के बीच RBI ने अकेले महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 72 कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज कर दिया है। 15 साल पहले हमारे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या थी 1926 और अब हमारे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या घटकर हो चुकी है 1551। तो ये देखो पहला ऑप्शन है RBI के पास कि इस बैंक को मर्ज कर दिया जाए किसी दूसरे बैंक के साथ। दूसरा ऑप्शन RBI के पास ये है, देखो कुछ तो पैसा है इस बैंक के पास अभी भी, बैंक की जो भी एसेट्स हैं उसे बेच दिया जाए और जितना भी पैसा बनता है उसकी सहायता से कस्टमर्स का जो भी पैसा जमा है वो पैसा लौटा दिया जाए। मतलब इस बैंक को लिक्विडेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और जिन जिन का पैसा जमा है उनको उनका पैसा लौटा दिया जाए। अगर बैंक के पास इनफ पैसा नहीं है कस्टमर्स का पैसा लौटाने के लिए, तो देखो एक स्कीम हुआ करती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है, आप जो बैंकों में पैसा जमा कराते हो, आपके 1 लाख तक का जो डिपॉजिट होता है उसका इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कराए बैंक में और वो बैंक कल को फेल हो गया, लेकिन वो बैंक लाभ उठा रहा था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम का, तो आपका जो 1 लाख तक का डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन आपको आपका डिपॉजिट वापस देगी, लेकिन सिर्फ 1 लाख तक रुपए का डिपॉजिट। मान लीजिए आपके 30 लाख रुपए जमा हैं तो भी आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। मतलब इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख तक के डिपॉजिट का है। अब फिर से आइए पॉइंट पर, देखो PMC बैंक को अगर लिक्विडेट किया जाता है, मतलब कस्टमर्स को पैसा वापस लौटाया जाता है, और अगर इनफ पैसे PMC बैंक के पास नहीं भी होते हैं तो इस स्कीम का कवर प्राप्त है PMC बैंक को, यानी कस्टमर्स का जो 1 लाख तक का डिपॉजिट है वो तो उन्हें वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए जो अभी फिलहाल RBI के पास हैं। अब नेक्स्ट देखो कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक तो RBI के द्वारा और स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इन कोऑपरेटिव बैंक्स को। क्राइसिस इतने लंबे समय तक सामने नहीं आए तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन में भी कमी रही है। दूसरा, पहले देखो RBI ने एक लिमिट ये लगाई थी कि 6 महीनों तक जो अकाउंट होल्डर हैं वो 1000 से ज़्यादा रुपए नहीं निकलवा सकते, लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर ये लिमिट इंक्रीज कर दी गई 10 गुना, मतलब 10,000 रुपये अब PMC बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने खातों से बाहर नहीं निकलवा सकते। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया 48 घंटों में कि एकदम से जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई? इसका रीज़न है महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं
और सरकार के दबाव में आरबीआई ने इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जा सकता है, एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड जांच करवाए आरबीआई इस पूरे मामले में कि आखिरकार दोषी कौन है, और रेगुलेशन में जो भी कमी है उस कमी को भी पूरा किया जाए, ताकि आगे किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में या फिर रूरल कोऑपरेटिव बैंक में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो ये आप कह सकते हो वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।